नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू करियर अकेडमी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। मैं अभिषेक सुंदराज एक बार फिर से लेकर के आया हूं राजस्थान की कला संस्कृति प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 8। जिस प्रकार हमने 7वीं की थी, आज मैं लेकर आया हूं 8वीं का प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का जिब्राल्टर कहा था? फिर से देखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? क्या मेहरानगढ़ को कहा था, नाहरगढ़ को कहा था, सिवाना दुर्ग को कहा था, या फिर तारागढ़ दुर्ग को कहा था? देखिएगा क्या होता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक शहर है। जिब्राल्टर एक शहर है। जिब्राल्टर के यहाँ पर मोरिस का किला है। मोरिस का किला है। इसी मोरिस के किले को जिब्राल्टर का किला कहा जाता है। जिस प्रकार से अजमेर के तारागढ़ दूर से देखने पर दिखता है, वैसे ही जिब्राल्टर में दूर से देखने पर मोरिस का किला दिखाई देता है, जिसे जिब्राल्टर का किला कहते हैं। ये जो किला है मिहिर नद वंश के द्वारा बनाया गया था। मिहिर नद वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बात करते हैं जिब्राल्टर की। जिब्राल्टर देखें, भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को कहा जाता है। मित्रों याद रखिएगा, ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये कहां पर है? तो ये एमपी में है। बात करते हैं राजस्थान के जिब्राल्टर की। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान में पूर्वी जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान में पूर्वी जिब्राल्टर तारागढ़ को किसने कहा था? तो यह विशब हेबर ने कहा था। मित्रों याद रखिएगा, तारागढ़ को पूर्वी जिब्राल्टर किसने कहा था? तो विशब हेबर ने कहा था। इसी तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था? तो ये विलियम बेंटिंक ने कहा था। तो मित्रों याद रखिएगा कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ को किसने कहा था? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था। ये कब कहा था? तो ये 1832 में कहा था। इस प्रकार से इस पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। फिर से देखें, यहाँ पर गलत मैच करना है कि कौन सा गलत है। गलत युग्म को पहचानिए। पहला है ब्रह्मा मंदिर क्या पुष्कर में है? दूसरा नथमल की हवेली जोधपुर में है, या फिर मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, या फिर साहिब सिंह की हवेली जैसलमेर में है? मित्रों देखिएगा, ब्रह्मा मंदिर जो है वो पुष्कर में है, और नथमल की ये जो हवेली है वो जोधपुर में नहीं है, ये जैसलमेर में है। नथमल की जो हवेली है वो जैसलमेर में है। मित्रों याद रखना कि नथमल की हवेली कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। नथमल की हवेली का निर्माण नथमल मेहता के द्वारा करवाया गया था। नथमल मेहता के द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो 1885 या 84 या 85 में करवाया गया था। और बात कर लेते हैं नथमल की हवेली जो है वो बेरी साल को गिफ्ट की थी। बेरी साल को उपहार के रूप में यहाँ पर नथमल की हवेली दे दी जाती है। मारावल जो बेरी साल थे वो जैसलमेर के राजा थे। नथमल की हवेली की बात करें तो ये कहां पर है? जैसलमेर में है। नथमल की हवेली में यहाँ पर कलाकार भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, लालू वे हाथी का संबंध किस हवेली से रहा था? तो इसका संबंध नथमल की हवेली से रहा था। ये ऐसे कलाकार थे कि नथमल की हवेली में कोई भी कला दोहराई नहीं गई, यानी यूं कहे एक कला यानी दूसरी जगह वो कला वापस देखने को नहीं मिलती। यानी
कोई भी कला दोहराई नहीं गई। ऐसी कला कहाँ पर देखने को मिलती है? नथमल की हवेली में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले कुछ ऑप्शन की ओर। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये भी सही है। अगला है साहिब सिंह की हवेली जैसलमेर। ये जो साहिब सिंह की जो हवेली है, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की जो हवेली है वो भी जैसलमेर में है। मित्रों याद रखना, ये जो सालिम सिंह की हवेली है सालिम सिंह के द्वारा ही निर्मित करवाई जाती है। ये कितने मंजिला है? तो मित्रों याद रखें, यह 9 मंजिला है। ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। इसमें 9 मंजिला है। 9 मंजिला। प्रथम जो 7 मंजिल है वो पत्थर से बनी है और ऊपर 2 मंजिल जो है 8वीं और 9वीं मंजिल वो लकड़ी से बनी है। मित्रों याद रखिएगा, सालिम सिंह की हवेली कितने मंजिला है? तो ये 9 मंजिला है और 7 मंजिला पत्थरों की है और 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी की है। अब बात कर लेते हैं कि 6ठी मंजिल, 7वीं मंजिल, 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल। मित्रों याद रखें, 6ठी जो मंजिल है उसे जाज महल कहते हैं, जबकि 7वीं जो मंजिल है उसे मोती महल कहते हैं और 8वीं मंजिल को रंग महल कहते हैं, 9वीं मंजिल को शीश महल कहते हैं। तो याद रखें, जहाज में मोती, रंग में शीश, जहाज में मोती, मोती में रंग और रंग में शीश। बात कर लेते हैं आगे कि निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर जो गलत युग्म होगा वो होगा 2। नथमल की जो हवेली है वो जोधपुर में नहीं होकर के कहां पर होगी? जैसलमेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर मित्रों आपको समझ में आ रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तीसरा प्रश्न देखें, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। मिर्ची बाजार, मिर्ची बाजार पूछा गया है कि मिर्ची बाजार किस मेले का आकर्षण का केंद्र है? क्या ये पुष्कर मेले का है या फिर चंद्रभागा मेले का है या फिर रेगिस्तानी मेले का है या फिर नागौर मेले का है? मित्रों देखें क्या है मिर्ची बाजार। मिर्ची बाजार, ये मिर्ची बाजार ये नागौर में लगता है। मित्रों याद रखिएगा कहां पर लगता है? तो ये नागौर में लगता है। वैसे तो बेल नागौर के प्रसिद्ध है और याद रखें राजस्थान में सबसे अधिक पशु मेले जो कि नागौर में लगते हैं। इन पशु मेलों के अंदर यहाँ पर जो बाजार लगता है उन बाजारों में मिर्ची के बाजार भी लगते हैं, मिर्ची के बाजार भी लगते हैं। वैसे तो मथानिया जोधपुर की मिर्ची फेमस है, लेकिन मित्रों याद रखें नागौर में एक जगह जिसका नाम है रुण, यहाँ की भी मिर्ची प्रसिद्ध है। ये मिर्ची जो बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची बाजार है। मिर्ची जो बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा मिर्ची बाजार है। मित्रों याद रखिएगा मिर्ची बाजार में यहाँ पर ऊंट महोत्सव के दौरान, और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिर्ची बाजार के दौरान यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है। यहाँ पर ऊंटों की दौड़ होती है, गधों की दौड़ होती है, घोड़ों की सवारियां भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो नागौर। फिर से देखें मिर्ची बाजार कहाँ का आकर्षण का केंद्र रहता है? नागौर मेले का रहता है। और मिर्ची जो बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। देखें अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तरफ देवता है और एक तरफ जन्म स्थान है। देखें पहला है गोगाजी। क्या गोगाजी का जन्म साधु गांव में हुआ था? पाबू जी का जन्म ददरेवा में हुआ था? क्या हड़बू जी का जन्म कोहू में हुआ था? या फत्ताजी का जन्म भूंडोल गांव में हुआ था? देखिएगा गोगाजी का जो जन्म है, गोगाजी का जन्म ये ददरेवा में होता है। और ददरेवा कहां पर है? तो ये ददरेवा चूरू में है। बात करते हैं पाबूजी की। पाबूजी का जो जन्म है, पाबूजी का जो जन्म है कोहू गांव फलोदी में होता है। मित्रों याद रखना पाबूजी का जो जन्म है कोहू गांव फलोदी में होता है।
हड़बू जी की बात करते हैं। हड़बू जी का जो जन्म है, हड़बू जी का जन्म भूंडेल गांव नागौर में होता है। मित्रों याद रखें, हड़बू जी का जो जन्म है भूंडेल गांव नागौर में होता है। फत्ता जी का जो जन्म है साथू गांव ये जालोर में होता है। इस प्रकार से देखिएगा, पहले का होगा दूसरा, यानी गोगा जी का जन्म ददरेवा, फिर पाबू जी का तीसरा कोहू गांव यानी 2 में 3, हड़बू जी का जन्म भूंडेल गांव में यानी तीसरे का चौथा, और चौथे में होगा फता जी का यहाँ पर साथू यानी 4 का 1। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। यहाँ पर मुख्य पात्र पूछा गया है पुरिया। क्या मादल नृत्य में बनाया जाता है पुरिया, या फिर वालर नृत्य में बनाया जाता है, या फिर भवाई नृत्य में, या फिर राई नृत्य में। मित्रों देखिए मादल क्या है। मादल एक वाद्य यंत्र है। मादल एक क्या है, तो ये वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र है। मित्रों याद रखें कि ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, लेकिन इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का क्या किया जाता है, प्रयोग। मादल जो होता है वो पार्वती का रूप होता है। मादल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मोलेला गांव ये राजसमंद के प्रसिद्ध हैं। यानी मादल कहाँ बनाए जाते हैं, तो मोलेला गांव राजसमंद में बनाए जाते हैं। बात कर लेते हैं वालर नृत्य की। वालर जो नृत्य है राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, ये बिना वाद्य यंत्र का होता है। और याद रखिएगा वालर जो नृत्य है इसे घरासियों का घूमर भी कहते हैं। और बात करते हैं वालर की, तो वालर युगल नृत्य होता है जिसमें पुरुष और महिलाओं के द्वारा मिलकर के नृत्य किया जाता है। अगला है भवाई नृत्य। ये जो भवाई नृत्य वो व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं सिर पर 7-8 घड़े रख करके नृत्य करती है, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करती है, नंगी तलवारों पर नृत्य करती है, यहाँ तक कि थाली की किनोर पर भी नृत्य करती है। ये नृत्य होता है भवाई। भवाई नृत्य का जो प्रवर्तक है वो बागोजी जाट होता है। इनका संबंध तो केकड़ी से है। इनका संबंध कहाँ से है, केकड़ी से है। अगला है राई नृत्य। राई को ही गौरी कहा जाता है। ये मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा किया जाता है और ये लगभग 1.25 महीने तक किया जाता है। इसमें पुरिया बनता है। ये जो शिव का पात्र बनता है इसे पुरिया कहते हैं। इस प्रकार से 5वें का जो राइट आंसर होगा राई नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न, जिरोही भाकला गंधहा किस उद्योग के नाम में है। जिरोही भाकला गंधहा किस उद्योग के नाम है। क्या झटपटी का नाम है, पेच वर्क का नाम है, मीनाकारी का नाम है, या फिर ब्लू पोट्री का नाम है। मित्रों देखिए क्या होता है झटपटी। झटपटी का अर्थ होता है झटपटी देखिएगा ऊंट के बालों को काटकर ऊन के कंबल बनाना या फिर दरिया बनाना, ये झटपटी का कार्य होता है। झटपटी प्रतियोगिता कहाँ की प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखें प्रतियोगिता यानी झटपटी की प्रतियोगिता कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कहाँ की है, तो पुष्कर मेले की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा झटपटी का जो प्रतियोगिता होती बाल काटने की प्रतियोगिता ऊंटों की, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर की प्रसिद्ध है। और कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये पुष्कर की प्रसिद्ध है। इसी का प्रकार होता है जिरोई, बांकला और गंधा। और अगला है पेच वर्क। पेच वर्क क्या होता है, पेच वर्क वैसे तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है,
याद रखिएगा कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। किसी भी कपड़े पर दूसरे अन्य कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उस पर वर्क करना क्या कहलाता है, तो पेच वर्क कहलाता है। उसके बाद याद रखें यह बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है और अजमेर के तिलोनिया गांव का भी प्रसिद्ध है। अजमेर के तिलोनिया गांव का भी पेच वर्क प्रसिद्ध है। बात करते हैं मीनाकारी की, क्या होती है मीनाकारी, तो सोने चांदी के आभूषणों पर चित्रकारी करना मीनाकारी कहलाता है। वैसे तो मीनाकारी पर्शिया ईरान की है। मित्रों याद रखिएगा कि मीनाकारी का उद्भव कहाँ पर होता है, तो पर्शिया ईरान में होता है। लेकिन इसे मुगल कहाँ लेके आते हैं, तो मुगल लाहौर लाते हैं। कहाँ लाते हैं, लाहौर। यानी पर्शिया से लाहौर कौन लेके आते हैं, मुगल लेके आते हैं। और लाहौर से ये राजस्थान अर्थात जयपुर कौन लाते हैं, तो जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम इसे लेके आते हैं। बात करते हैं मीनाकारी की। राजस्थान में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मीनाकारी प्रसिद्ध है। अगर बात करते हैं सोने की मीनाकारी, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ की है। चांदी की मीनाकारी, मित्रों याद रखिएगा चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और बात कर लेते हैं तांबे की मीनाकारी, ये जो तांबे की मीनाकारी है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और बात कर लेते हैं मार्बल की जो मीनाकारी है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी को लेकर के ही याद रखिएगा कुदरत सिंह को 1988 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा किया था। मित्रों याद रखें अगला है ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का जो जादूगर होता है वो करपाल सिंह शेखावत होता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो झटपटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। फिर से देखें, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिएगा क्या सती प्रथा सबसे पहले उदयपुर में निषेधित हुई थी, जोधपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी या बीकानेर में हुई थी। तो मित्रों देखें क्या होता है सती क्या होता है, तो मित्रों याद रखें अपने पति की मृत्यु के बाद जीवित अवस्था में उसी चिता में जल जाना क्या कहलाता है, तो सती कहलाता है। लेकिन पूछ ले कि सती के और क्या क्या उपनाम होते हैं, तो इसे आमरण भी कहते हैं, अनवारोहण भी कहते हैं। और इसे देखें सती के प्रकार पूछे तो सती 3 प्रकार से होती है। देखें एक होता है महासती और एक होता है मां सती। मित्रों फिर से देखें, एक होता सती, एक महासती और एक होता मां सती। सती अपने पति के साथ चिता में जलना, मां सती पति की किसी निशानी के साथ या किसी वस्तु के साथ चिता में जलना मां सती कहलाता है। लेकिन अपने मृत पुत्र के साथ अगर कोई सती होती है तो उसे मां सती कहते हैं। मित्रों याद रखिएगा सती के ऊपर अगर किसी ने बैन लगाया है तो सबसे पहले लगाया था तो वो लगाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फिर बात कर लेते हैं सती का पहला प्रमाण भारत में कहां पर मिलता है, तो भारत में सबसे पहले ये प्रमाण हमें एरण दुर्ग में देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में घटियाला शिलालेख में यह देखने को हमें मिलता है। और बात करते हैं राजस्थान में सबसे पहले भारत में यहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगाने वाले जो हुए हैं वो
विलियम बेंटिंक हुए हैं और विलियम बेंटिंक का साथ दिया था राजा राम मोहन राय ने दिया था। और उन्हीं के साथ साथ याद रखिएगा राम सिंह द्वितीय जिनका संबंध जयपुर से था। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 3 जयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? यहाँ पर आभूषण पूछा गया है। तीमणिया कहाँ पर पहना जाता है? क्या गर्दन में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है या फिर नाक में? तो देखें तीमणिया गर्दन का है। कहाँ का आभूषण है? गर्दन का। कंठी हार, चंद्रहार, मटरमाला, मुक्तमाला, है ना, भूसी, ऐसे सभी जो है वो गर्दन यानी गले के आभूषण है। तो तीमणिया किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी लोक में पहली में काई कियो जावे। आजकल राजस्थानी भाषा को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। पिछले एग्जामों में आपने देखा होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे है। क्या आडी कहते हैं, घिंगरत कहते हैं, वात कहते हैं या फिर टपूकड़ा कहते हैं? तो मित्रों देखें पहली को आडी कहा जाता है, पहली को आडी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, पुरस्कार को लेकर के पूछा गया है। आखिर मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या चित्रण के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है या फिर गायन के लिए या फिर हस्तशिल्प के लिए? तो मित्रों देखिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार वो मीरा पुरस्कार होता है। मित्रों याद रखना कि राजस्थान में सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार क्या होता है? तो ये मीरा पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत जो है 1959-1960 में की गई थी। सबसे पहले ये रामानंद तिवारी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रामानंद तिवारी को दिया गया था। लेकिन बात कर लेते हैं 2023 और 24 की कि मीरा पुरस्कार राजस्थान से किसको दिया गया था? तो नाम था रतन कुमार को दिया गया था, जिनकी एक कृति थी जिसका नाम था सांप कृति के ऊपर इनको मीरा पुरस्कार दिया गया था। तो फिर से देखिएगा मीरा पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1959 और 60 में पहली बार मीरा पुरस्कार किसको दिया गया था? रामानंद तिवारी को। राजस्थान में साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? मीरा पुरस्कार। वर्तमान में 23 और 24 में किसको दिया गया था? रतन कुमार को दिया गया था। किस कृति पर दिया गया था? सांप पर दिया गया था। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा 2 साहित्य। मित्रों ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।